सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पद्मावत में लोक परंपरा और लोक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है ऑल टाइप ऑफ एग्जाम के लिए, तो कृपया इसे जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी कृत यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत केवल एक सूफी प्रेमाख्यानक महाकाव्य या आध्यात्मिक रूपक ही नहीं है। तो इस लाइन का मतलब समझ गया आप कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो लिखा गया है पद्मावत, वो केवल सूफी प्रेमाख्यानक और महाकाव्य आध्यात्मिक रूपक नहीं है, बल्कि यह 16वीं शताब्दी के भारतीय समाज बल्कि यह 16वीं शताब्दी में जैसा हमारा भारतीय समाज था, लोक परंपरा और लोक जीवन का एक अत्यंत सजीव और प्रमाणिक दस्तावेज है। तो उस समय की जो लोक परंपरा क्या थी और उनका जीवन कैसा था, उसका एक सजीव और प्रमाणिक दस्तावेज देखने को मिलता है इस पद्मावत के द्वारा। जायसी ने अपनी कथा को राजमहलों के वैभव से निकालकर अवध के जनजीवन, रीति रिवाजों और विश्वासों और लोक संस्कृति से गहराई से जोड़ा है। जायसी ने क्या किया है, अपनी कथा को राजमहलों के वैभव से निकालकर, यानी कि जो उनकी कथा पहले राजमहलों के वैभव के लिए होती थी, वहां से निकालकर अवध के जनजीवन, जो अवध का उस टाइम का जनजीवन था, जो आम लोग थे और उनके रीति रिवाज थे, विश्वास थे और जो उनकी संस्कृति थी, उनसे गहराई से जोड़ा। उसके बाद पद्मावत में अभिव्यक्त लोक परंपरा और लोक जीवन के मुख्य पहलुओं को नीचे दिए गए नीचे विस्तृत निबंध के रूप में समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं पद्मावत में लोक परंपरा और लोक जीवन के बारे में। पॉइंट नंबर 1 है लोक रीति रिवाज और परंपराएं। पद्मावत में जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक के भारतीय समाज के तमाम लोक संस्कारों का विशद वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक के भारतीय समाज के तमाम लोक संस्कारों का विशद वर्णन मिलता है। यानी कि भारतीय समाज में जो लोक संस्कार थे, मतलब लोगों के जो कैसे संस्कार थे, उनका विशद वर्णन मिलता है पद्मावत में। जायसी ने विवाह के समय निभाई जाने वाली लोक रीतियों जैसे सगाई, मंडप छाना, तेल चढ़ाना, हल्दी लगाना, द्वार चार, कंकड़ बंधन और सिंदूर दान का बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया गया है। विवाह के समय गाए जाने वाले मांगलिक लोक गीतों और महिलाओं के हास परिहास का चित्रण तत्कालीन ग्रामीण और नागरिक समाज की जीवंत तस्वीर पेश करता है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं लोक विश्वास और अंधविश्वास और शकुन विचार। जायसी काव्य तत्कालीन लोक मानस में रचे बसे अंधविश्वासों, टोने टोटकों और शकुन अपशकुन के विचारों से भरा हुआ है। कैसा है जायसी का काव्य? जो तत्कालिक लोक मानस में रचे बसे अंधविश्वास भी है, उसमें टोने टोटके भी हैं, सगुन और अपशगुन के विचार से भरा हुआ है जायसी काव्य। शकुन और अपशकुन। यात्रा पर निकलते समय शकुन और अपशकुन के बारे में पढ़ते हैं। यात्रा पर निकलते समय या शुभ कार्यों के दौरान बाई आंख का फड़कना, छींक होना या किसी विशेष पक्षी का शुभ या अशुभ माना जाता है, या किसी विशेष पक्षी का बोलना शुभ और अशुभ माना जाता है। जायसी ने रतन सेन की चित्तौड़ से विदाई के समय इन शकुनों का प्रमुखता से उल्लेख किया है। टोना टोटका और जादू। सिद्धियों, मंत्र तंत्र और टोने टोटके पर लोक समाज का गहरा विश्वास था। उस समय क्या था? सिद्धियों पे, तंत्र मंत्र पे और टोने टोटके पर लोक समाज का गहरा विश्वास था, जिसे जायसी ने अपनी कथा के विभिन्न प्रसंगों में पिरोया है। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं भारतीय त्योहार और ऋतु वर्णन। भारतीय त्योहार कैसे थे और ऋतुओं का वर्णन किस प्रकार से था, इसके बारे में जान लेते हैं। लोक जीवन को समझने का सबसे बड़ा माध्यम वहां के त्योहार और ऋतुएं होती हैं। जायसी ने पद्मावत में भारतीय पर्वों जैसे होली, दिवाली और वसंत उत्सव का बड़ा ही उल्लासपूर्ण चित्रण किया है। विशेष रूप से नागमती के विरह वर्णन में प्रयुक्त 12 मासा परंपरा लोक जीवन की आत्मा है।
आषाढ़ की पहली बारिश से लेकर जेठ की तपन तक हर महीने में बदलते मौसम का साधारण किसान, पशु पक्षी और गृहिणी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका चित्रण जायसी ने लोक संवेदना के साथ किया है। सावन बरस में अति पानी भरी, भाव भादो निसी अधियारी, इस प्रकार का जो है दोहा लिखा गया है। ग्रामीण जीवन, पॉइंट नंबर 4 क्या है? ग्रामीण जीवन, कृषि और खान पान कैसा था उस समय का? पदमावत में अवध के ग्रामीण अंचल की सौंधी महक है। इसमें केवल राजा रानियों का जीवन नहीं है, बल्कि किसान, लुहार, कुम्हार, माली, धोबी और बनियों के दैनिक जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। कृषि और प्राकृतिक जीवन कैसा था? खेतों में फसल पकने, वर्षा ऋतु में नदियों तालाबों के भरने और ग्रामीण कामकाज का यथार्थ रूप यहाँ दिखाई देता है। लोक व्यंजन यानी कि खान पान कैसा था? जायसी ने पद्मावत के भोजन खंड में अनेक प्रकार के देसी व्यंजनों, मिठाई, शाक सब्जियों और पकवानों की लंबी सूची दी है, जो तत्कालीन भारतीय खान पान की विविधता को दर्शाती है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, लोक मनोरंजन और खेल। जायसी ने उस समय प्रचलित लोक मनोरंजन के साधनों का विस्तृत उल्लेख किया है। खेल कैसा था? चौपड़, शतरंज, गेंद बल्ला और कुश्ती जैसे खेलों का वर्णन मिलता है। कला कैसी थी? कला और संगीत के बारे में जानते हैं। कठपुतली के खेल, नटों के करतब, भाटों की गायकी और लोक नृत्यों का समावेश कथा में जगह जगह हुआ है। पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं, जौहर और सती प्रथा का लोक रूप। जायसी के समय में राजपूत समाज में सती और जौहर की प्रथा कड़े लोक धर्म और आन बान शान के रूप में स्थापित थी। क्या थी? मतलब वहां पर जो है जौहर की प्रथा चलती थी और आन बान शान का रूप भी मानते थे इस बात को। रतन सेन की मृत्यु के बाद नागमती और पद्मावती का सहगमन, सती होना और चित्तौड़ की रानियों का जौहर करना उस दौर की दुखद किंतु ऐतिहासिक लोक परंपरा को उजागर करता है। पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं, लोक भाषा का प्रयोग, यानी कि वहां पर ठेठ अवधी बोली जाती थी। जायसी की सबसे बड़ी लोक धर्मी विशेषता उनकी भाषा है। उन्होंने किसी संस्कृतनिष्ठ या कलिष्ठ भाषा का प्रयोग न करके अवध के गांव में बोले जाने वाली ठेठ अवधी को अपनाया। उनकी पंक्तियों में लोक मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां और ग्रामीण मिठास कूट-कूट कर भरी है, जिससे उनका महाकाव्य सीधे जनता के दिल से जुड़ जाता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो जायसी का पद्मावत केवल एक काल्पनिक या ऐतिहासिक प्रेम गाथा नहीं है, बल्कि वह 16वीं सदी के मध्यकालीन भारत का एक विशाल लोक कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा था कि जायसी का प्रेम वर्णन केवल व्यक्तिगत या मानसिक नहीं है, बल्कि वह जीवन के संपूर्ण लोक धरातल को समेटे हुए है। जायसी ने अपने लोक दृष्टि से पद्मावत को अमर बना दिया। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।